टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा बोले, मोदी शाह अब बर्दाश्त नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा शनिवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। महानगर के टीएमसी भवन पहुंचे यशवंत सिन्हा को टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने पार्टी में शामिल कराया। यशवंत काफी दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और कई मौकों पर बीजेपी के खिलाफ भी बयान दे चुके थे। टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा ने कहा है कि देश अद्भुत परिस्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि जिस मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और यह सोचकर चल रहे थे कि सब कोई इस पर अमल करेगा, आज वह मूल्य खतरे में है। उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। हम परिचित हैं कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। आज प्रजातंत्र की संस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं। यह मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो इसलिए आप सब लोगों की ओर से हम उनको आज के दिन की शुभकामनाएं और बधाई देने का काम करता हूं। आपको ये जो आज की घटना है उसके बारे में शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि क्यों इस उम्र में, जब एक तरह से मैंने दलगत राजनीति से, पार्टी पॉलिटिक्स से अपने को अलग कर लिया था, तो फिर मैं पार्टी में शामिल होकर क्यों एक्टिव हो रहा हूं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। बहुत अद्भुत परिस्थिति इसलिए है कि अभी तक जिन वैल्यूज को, जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और ये सोच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातंत्र में, आज वो मूल्य खतरे में है और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन, जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमजोर हो गई है और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप हर 5 साल पर चुनाव करा दें, लोगों को वोट देने का अवसर दें। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जो सरकार बनती है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो 24/7 के बेसिस पर जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे कि किसी को कोई चिंता नहीं है। आज इस देश का किसान उद्वेलित है। जो किसान पैदा करता है, जो हम खाते हैं, अन्नदाता है, वह दिल्ली के सरहद पर बैठा हुआ है और किसी को कोई चिंता नहीं है। मजदूर पलायन करके रोजी रोटी की तलाश में गए, फिर किस परिस्थिति में पैदल वापस होने के लिए मजबूर हुए, वो दृश्य हम सब लोगों ने देखा है। आज वो भी त्रस्त है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब आज
दुर्दिन से गुजर रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार का आज के दिन और खास करके जो रूलिंग पार्टी है उसका एक ही मकसद है, वो मकसद है किसी तरह चुनाव जीतो। जहां कहीं चुनाव हो, जिस स्तर पर चुनाव हो, उस चुनाव को जीतना जरूरी है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मैं तो अटल जी की सरकार में मंत्री था, तो मैंने उस पार्टी को क्यों छोड़ा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अटल जी के समय की पार्टी और आज की पार्टी में आसमान जमीन का अंतर है। अटल जी कंसेंसस में विश्वास करते थे, आज की सरकार क्रश करने में विश्वास करती है। अटल जी लोगों को कोऑप्ट करते थे, आज की सरकार लोगों को कॉन्कर करना चाहती है, उनके ऊपर जीत हासिल करना चाहती है। आप अटल जी के समय का देखें, जो नेशनल कोएलिशन उन्होंने बनाया था, तो जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में चौटालाज, उसके बाद आप आइए महाराष्ट्र में शिवसेना, कर्नाटक में जनता दल एस, तमिलनाडु में कभी अन्ना डीएमके या डीएमके, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, उड़ीसा में बीजू जनता दल, बंगाल में ममता जी, असम में असम गण परिषद, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी। उन्होंने एक नेशनल कोएलिशन सच माने में बनाया और ये कभी उनकी इच्छा नहीं रही कि इनको दबा दो, इनको बर्बाद कर दो और वो जो स्पेस खाली होता है उसको स्वयं के लिए ले लो। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ कौन है खड़ा? अकाली दल छोड़ चुका, शिवसेना छोड़ चुकी, बाकी जितने नाम हमने लिए कोई भी आज साथ नहीं है, हाँ अकाली छोड़ गए, जो सबसे पुराने सहयोगी थे, बीजेडी चली गई। तो एक नीतीश कुमार जेडीयू को छोड़कर बिहार में, उनके साथ कोई महत्वपूर्ण पार्टी आज के दिन नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि उनके साथ वो रहने के काबिल ही नहीं है। इसलिए एक बहुत गंभीर लड़ाई आज जो देश में चल रही है, वो गंभीर लड़ाई केवल चुनाव की लड़ाई नहीं है, केवल राजनीति की लड़ाई नहीं है, वो देश की अस्मिता की रक्षा, देश में जो प्रजातंत्र है उसकी रक्षा की लड़ाई में बदल चुकी है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी इसमें विश्वास रखते हैं कि देश में प्रजातंत्र कायम रहना चाहिए, उनको इकट्ठे आने की जरूरत है। ममता जी और हमने साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया था। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। तो आज ऐसी सारी ताकतों को इकट्ठे आने की जरूरत है। बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस
बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापस आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस थम्पिंग मेजॉरिटी को और थम्पिंग बनाए और बंगाल से एक संदेश जाए पूरे देश में कि देश अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं उसको देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका पहला टेस्ट यहाँ पर है। आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले कह के गए थे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो मुझे कोई शक नहीं है कि बंगाल के भविष्य के लिए ये चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण ही है, देश के भविष्य के लिए भी ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। और 2024 का जो परिवर्तन का रास्ता है दिल्ली में, वो आज बंगाल से होके गुजरेगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आज का ये वक्त जो है वो बहुत ही विशेष है और आज मुझे जो भी छोटी मोटी ताकत मेरे पास है उसको हमको जोड़ना चाहिए तृणमूल कांग्रेस के साथ और मिल के काम करना चाहिए। और इसलिए बहुत सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दूर से नहीं बल्कि पास से, अलग रहकर नहीं बल्कि शामिल होकर मुझे तृणमूल कांग्रेस को और मजबूत करना चाहिए बंगाल में, इस चुनाव में, पूरे देश में, ताकि दिल्ली में 2024 का परिवर्तन संभव हो सके। तो ये मैं अपनी तरफ से आपसे कहना चाहता था। मैं आभारी हूँ अपने सारे वरिष्ठ साथियों का और विशेषकर ममता जी से, क्योंकि उनसे हमारी सुबह मुलाकात हुई, बहुत लंबी मुलाकात हुई, लगभग 45 मिनट हम लोग रहे साथ और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उसी से थोड़ी देर हो गई यहाँ आने में। तो मैं अपने सारे साथियों का, विशेषकर ममता जी के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका आज के दिन दिया है। बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ। बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मुझे इसको कवर करना चाहिए था शायद। द टिपिंग पॉइंट एक्चुअली वॉज द अटैक ऑन ममता जी इन नंदीग्राम। दैट वॉज द टिपिंग पॉइंट। और आज जब उनसे हमारी मुलाकात हुई और जो उन्होंने उस घटना के बारे में वर्णन दिया, उससे साफ हो गया कि जिन ताकतों के साथ आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का और बंगाल की जनता का मुकाबला है, वो किसी भी हरकत से बाज नहीं आएंगे। तो वो किसी हद तक जा सकते हैं, लोगों की हत्या करा सकते हैं, लोगों के ऊपर अटैक करा सकते हैं, उनको इमोबिलाइज कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। वो एक तरह से वो मोमेंट ऑफ डिसीजन था ममता जी के ऊपर जो अटैक हुआ। मैंने सोचा कि अब बाहर रहकर नहीं बल्कि बगल में रहकर, अंदर रहकर मुझे उनका साथ देना चाहिए। मैंने वो रिपोर्ट देखा नहीं है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी वहाँ थे क्या, नहीं थे। जिनके ऊपर अटैक हुआ वो क्या कह रही हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो है। और चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट किसको भेज रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को। मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही। सबसे जो हम लोगों के लिए तकलीफ की बात है वो ये है कि पहले ऐसा नहीं था। मैंने एक हाल में एक ट्वीट में कहा कि पहले ये था कि चाहे पॉपुलर रूल होगा, इलेक्टेड लोग शासन चलाएंगे,
या धारा 356 लगेगी किसी राज्य में और प्रेसिडेंट रूल लगेगा। यही व्यवस्था है संविधान में। ये इलेक्शन कमीशन रूल की व्यवस्था नहीं है। इलेक्शन कमीशन रूल जो चुनाव की घोषणा के बाद और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के बाद लागू हो जाता है, उसका कोई संवैधानिक उसके लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन हो जाता है ना। इलेक्शन कमीशन संविधान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल होता है उस मशीनरी के ऊपर जो सीधे चुनाव कराएगी। और सीधे चुनाव कौन कराता है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। वो कौन होता है? वो होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है और वो चुनाव कंडक्ट कराता है अपने जिले में। लेकिन ये जो धीरे धीरे करके क्रीप कर करके इलेक्शन कमीशन ने सारा अधिकार अपने पास ले लिया है, मेरे मुताबिक संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। और मैं आपसे एक वाकया बताना चाहता हूं कि 1980 का लोकसभा का चुनाव होने वाला था और बिहार में उस समय स्वर्गीय रामसुंदर दास मुख्यमंत्री थे। मैं उस समय आईएएस में था और मैं उनका प्रधान सचिव था। तो सरकार ने फैसला किया कि चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को हम लोग बदल देंगे। चुनाव की घोषणा हो गई थी, जो भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था वो लग गया था, तो डीजी और चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया गया। चुनाव आयोग ने आपत्ति की पत्र भेजकर कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और हम लोगों ने बिहार सरकार की ओर से एक स्टिंगिंग जवाब चुनाव आयोग को दिया था, मुझे याद है, जिसमें पूरे संविधान के प्रावधानों का जिक्र था। और ये था कि चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस या उस लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो डायरेक्टली चुनाव नहीं कराते हैं। चुनाव तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कराता है, इसलिए उनको बदलने में आपको क्या एतराज हो सकता है? और चुनाव आयोग खामोश रह गया। वही कानून जो आज के दिन है 1980 में भी था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्रीपिंग एक्विजिशन, क्रीप कर कर के आगे बढ़ बढ़ कर एक व्यवस्था बन गई है कि चुनाव आयोग जब घोषणा करेगा चुनाव का तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लेगा और उसका पूरा शासन जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में चला जाता है। चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा, चुनाव आयोग तय करेगा। डीजी कौन बनेगा, चुनाव आयोग तय करेगा। एडीजी कौन बनेगा, चुनाव आयोग। कहाँ से यह अधिकार मिला चुनाव आयोग? तो इसलिए, और वो भी हम शायद माइंड नहीं करते, लेकिन जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि वो स्वतंत्र संस्था रही ही नहीं, वो तो आज कठपुतली है भारत सरकार की। इसलिए विश्वास उठ गया है चुनाव आयोग से। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उनके मातहत जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा कि कैसे अटैक हुआ नहीं हुआ, वो बिल्कुल बेमानी बात है आज के दिन। और जिसको चोट लगी वही बता रहा है जब कि कैसे अटैक हुआ, तो उससे बेहतर और बयान कौन कर सकता है इसका? जब मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र संस्था नहीं रही, तो मेरा मतलब यही था साफ तौर पर कि जिस प्रकार प्रजातंत्र की अन्य संस्थाएं भारत सरकार और खास करके मोदी शाह के नियंत्रण में चली गई हैं, उसी प्रकार चुनाव आयोग भी चला गया है। आज हमारी ममता जी से जब बात हो रही थी, 8 फेज का चुनाव बंगाल में कराएंगे, किस बेसिस पर कराएंगे? पहले 7 फेज हुआ था, तो इस बार 8 फेज कराएंगे। मैंने तो एक ट्वीट करके लिखा कि 294 दिन क्यों नहीं चुनाव कराया? हर दिन एक विधानसभा का चुनाव होगा, कराते रहो चुनाव, तुम्हारा शासन चलता रहेगा। ये कोई मतलब हुआ? आज की बंगाल की परिस्थिति में और पहले की बंगाल की परिस्थिति में आसमान जमीन का अंतर है। तो नहीं, पहले हुआ है इसलिए हम कराएंगे इसको। और सबसे जो आश्चर्य की बात है, एक जिले में चुनाव हो रहा है, एक ही जिले में एक दिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हो रहा है, दूसरे दिन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव हो रहा है। आप एक ही दिन को नहीं एक जिला में एक चुनाव कराते हैं। तो तोड़ मरोड़ कर चुनाव कराने का जो फैसला है, वो मोदी शाह के
नियंत्रण में लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज पहुंचाने के ख्याल से लिया गया और हम इसका घोर विरोध करते हैं। थैंक यू।